जितनी चादर हो उतना ही पैर फैलाना चाहिए। हम सभी की नीड कुछ ना कुछ होती है। हम सभी किसी ना किसी तरह से अपनी नीड को पूरा करते हैं, चाहे हमें अपनी सेविंग्स यूज करनी पड़े, पर्सनल लोन लेना पड़े, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना पड़े या फिर बाय नाउ और पे लेटर से। इसमें से कोई भी तरीका गलत नहीं है अगर हम जान जाए कि हमारी चादर कितनी लंबी है। बाय नाउ और पे लेटर को प्रॉपरली यूटिलाइज कैसे करें, बीएनपीएल स्कैम है या नहीं, या फिर ट्रैप है या नहीं, कौन कौन से तरीके से लोग इसमें फंस जाते हैं और इससे कैसे बचें। और सबसे जरूरी बात है चादर, हमारी चादर कितनी लंबी होनी चाहिए, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं अनुराग प्रतीक एंड वेलकम टू माय चैनल। पहले जानते हैं बाय नाउ और पे लेटर है क्या। बीएनपीएल बहुत तरीके के होते हैं। मैंने आज ट्रेवल किया और पेमेंट बाद में किया, ट्रेवल नाउ पे लेटर। मैंने आज ग्रोसरी ली और पैसे बाद में दिए, बाय नाउ और पे लेटर। इवन जो हम लोकल किराना से सामान खरीदते हैं, पूरे महीने तक सामान लिया और महीने के एंड में पेमेंट किया, ये भी बाय नाउ और पे लेटर ही है। ऑल्दो किराना के केस में बस एक या दो किराने वाले आपको उधार में सामान देंगे, लेकिन बीएनपीएल के केस में आप किसी भी ऑनलाइन या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म से सामान ले सकते हैं। कंडीशन सप्लाई यहाँ पे भी है। अगर उस कंपनी ने बाय नाउ पे लेटर कंपनी से टाई अप ही नहीं किया है तो वहां पे बीएनपीएल को यूज थोड़ी ना कर पाएंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं कि मैं सब्जी खरीदने गया बड़े से सुपरमार्केट में और वहां पे 100 रुपए की सब्जी खरीदी। जब पैसे देने की बारी आई तो मैंने कहा कि बाय नाउ पे लेटर तरीके से दूंगा। काउंटर के स्टाफ ने कहा ठीक है, आपको 100 रुपए को 4 पार्ट में देना है और 60 दिन में सारे पेमेंट देना होगा, नहीं तो इंटरेस्ट लग जाएगा। अभी 25 रुपए आप दे दें और हर 20 दिन पे 25 रुपए आपके बैंक अकाउंट से कट जाएंगे। मैंने सोचा ठीक है, 100 रुपए का सामान लेने में मुझे कोई एक्स्ट्रा पैसे तो नहीं देने पड़े और 60 दिन का टाइम भी मिल गया। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। लेकिन ऐसी बात तो कुछ सुनी सुनी सी लग रही है। क्रेडिट कार्ड में भी तो यही होता है, आज सामान ले लो और ड्यू डेट के अंदर पेमेंट कर दो, कोई एक्स्ट्रा खर्च नहीं आएगा। तो फिर बीएनपीएल लाने का क्या मतलब है। मैं क्रेडिट कार्ड से सारे काम कर लूंगा, फालतू का एक और लोन बढ़ाना। बात तो सही है, लेकिन क्रेडिट कार्ड और बीएनपीएल में अंतर है, आइए जानते हैं। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो वो है टारगेट कस्टमर्स। बीएनपीएल के मेनली टारगेट कस्टमर्स वो हैं जिनको क्रेडिट कार्ड्स या फिर ये कहें कि स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल सिस्टम के थ्रू क्रेडिट फैसिलिटी लेने में प्रॉब्लम है। पूरी दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिनको क्रेडिट फैसिलिटी नहीं मिल पाता है। क्रेडिट फैसिलिटी ना मिलने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मे बी उनकी सैलरी उतनी ना हो या फिर ऐसा कोई क्राइटेरिया हो जिसके कारण उनको क्रेडिट कार्ड मिलने में दिक्कत आ रही हो। उन लोगों की भी जरूरतें हैं। तो इस अनटैप्ड मार्केट के लिए बीएनपीएल को बहुत सारी कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया। दूसरा है टिकट साइज। बीएनपीएल से आप हवाई जहाज नहीं खरीद सकते, हवाई जहाज तो ज्यादा हो गया। आप घर नहीं खरीद सकते, वो तो क्रेडिट कार्ड से भी नहीं खरीद सकते हैं। लेकिन मार्केट में ऐसे भी क्रेडिट कार्ड्स हैं जिसमें 5 लाख या फिर ये कहें कि 10 लाख तक की क्रेडिट लिमिट है। लेकिन बीएनपीएल में 50,000 से लेकर मैक्सिमम 1 लाख तक की लिमिट देखी गई है। छोटे छोटे अमाउंट से कंपनी अलाउ करती है। हर कंपनी ने अपना अपना डिसाइड किया है कि कितना देना है, किसको देना है या फिर नहीं देना है। इसमें प्रॉपर रेगुलेशंस की अभी बहुत सारी कमियां हैं। ऑल्दो आरबीआई ने कुछ रेगुलेशंस बनाए हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे बनाने बाकी है। तीसरी बात है प्रॉपर रेगुलेशंस। क्रेडिट कार्ड या फिर लोन्स की बात करें तो ये सारे बहुत साल से चले आ रहे हैं। तो जो अथॉरिटीज होती हैं उनको बहुत सारी खामियां पहले से ही पता है। उन खामियों से मिनिमल प्रॉब्लम हो सके लोन देने वाली कंपनी को और कस्टमर्स को भी, तो उसके लिए प्रॉपर रेगुलेशंस बनाए हुए हैं। लेकिन बीएनपीएल कुछ साल ही पुराना है। जैसे जैसे ये क्रेडिट फैसिलिटी मैच्योर होते जाएगी, अथॉरिटीज और भी रेगुलेशंस लाते जाएंगे। और ये भी है कि बहुत सारी कंपनीज लूपहोल्स ढूंढ लेती है। और जब बीएनपीएल नया आया था तो बहुत सारी फ्रॉड कंपनीज ने भी पैसा बांटना स्टार्ट किया। लोगों को आसानी से पैसे मिल रहे थे तो लोग रुकते थोड़ी ना, वो पैसे उठाने लगे। फिर स्टार्ट हुआ असली गेम फ्रॉड कंपनीज का। अब वो लोगों को तंग करने लगे, जितने तरीके हो सकते हैं उन तरीकों से पैसे मांगने लगे। इसके कारण बहुत सारे लोगों ने सुसाइड भी किया। अब आप कहेंगे इसमें गलत क्या है, कंपनीज ने पैसे दिया है तो मांगेंगे ही। बात तो सही है, वो तो मांगेंगे ही। लेकिन आपको 20 दिन में पहला इंस्टॉलमेंट देना है और कंपनी तीसरे दिन से ही आपको तंग करने लगे, ये तो गलत है। इस तरह के प्रॉब्लम्स
आ रहे थे। कुछ जेन्युइन इंसिडेंट्स भी थे जिसमें लोग पैसे लेकर भाग गए थे। इससे तो सर्टेनली कंपनी को नुकसान हो रहा था और कुछ ना कुछ नुकसान होते भी रहेगा। लेकिन एक बात समझ नहीं आई, ये कंपनीज कमाते कैसे हैं। मान लेते हैं 100 रुपए का सामान मैंने लिया और मैंने टाइम टू टाइम 60 दिन के अंदर कंपनी को पैसे वापस कर दिए। इसमें कंपनी को तो कोई फायदा नहीं हुआ। अब कंपनीज ने फ्री का धर्मशाला तो नहीं खोल रखा है, कंपनी को तो प्रॉफिट चाहिए। वो आता कैसे है? इसके लिए जानते हैं कि ट्रांजैक्शन होता कैसे। मैंने 100 रुपए के बदले शुरुआत में 25 रुपए दिए। काउंटर पे जो स्टाफ है वो BNPL कंपनी से मांगेगा बाकी के पैसे। वो कंपनी 70 रुपए काउंटर स्टाफ को देगी और कहेगी 5 रुपए मेरा चार्ज है। फिर कंपनी आप पर नजर लगाए रखेगी। फिर 20वां दिन आ गया, कंपनी आपको देख रही है और आपने 25 रुपए दे दिए। फिर कंपनी 40वें दिन का इंतजार करेगी और जब 40वां दिन आया तो आप पैसे नहीं दे पाए। आपने 45वें दिन में पैसे दिए। कंपनी ने कहा 5 रुपए और दो, लेट पेमेंट चार्ज। अब कंपनी ने दोनों साइड से पैसे कमा लिए। इसमें तो कोई गलत बात भी नहीं है। आप पैसे लेट से दोगे तो फाइन तो भरना पड़ेगा ही। बेसिकली दो तरीके से BNPL कंपनीज ने पैसे कमाए, एक लेट पेमेंट चार्जेस और दूसरा है पॉइंट ऑफ सेल के थ्रू। अब बात आ गई कि सुपरमार्केट वाले इतने दिलदार क्यों हो गए। उनको तो 5 रुपए का नुकसान हो गया, मुझे तो 60 दिन का टाइम भी मिल गया पेमेंट के लिए। वो सीधे कस्टमर को ये भी कह सकते थे कि यहाँ पे बाय नाउ और पे लेटर नहीं होता, फुल पेमेंट करो या फिर क्रेडिट कार्ड से दो। एक्चुअल बात यह है कि BNPL के चक्कर में लोग ज्यादा खर्च करने लगे हैं। हो सकता है कि वो खर्च नहीं करना चाहते हैं लेकिन फिर भी थोड़ा और सामान ले लेते हैं। ज्यादा सामान या फिर फ्रीक्वेंट रिपीट परचेज होगा तो सुपरमार्केट की सेल्स बढ़ जाएगी। इवेंचुअली उनके रेवेन्यूज और भी बढ़ जाएंगे और ये कौन नहीं चाहेगा। अब जब बात स्टार्ट हो गई इम्पल्सिव परचेज की तो सर्टेनली हमें ये जानना चाहिए कि हम किस किस तरीके से फंस सकते हैं। पहला है डेट ट्रैप। बाय नाउ पे लेटर बस एक कंपनी तो नहीं चला रही है, बहुत सारी कंपनीज है मार्केट में। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं 10 कंपनीज है मार्केट में और हर कोई 10,000 तक की स्पेंडिंग लिमिट दे रही है। हम इंसान तो बड़े भोले होते हैं, हर जगह से पैसे मिल रहे हैं तो हर जगह से पैसे उठा लेंगे। 10-10 हजार हर जगह से लेकर ये 1 लाख तक का लिमिट हो गया। अब उस भोले इंसान ने सारे पैसे कुछ न कुछ खरीदने में उड़ा दिए, लेकिन अब उनके पास पैसे तो है नहीं 1 लाख देने के लिए। तो वो भोला इंसान कुछ का पेमेंट तो टाइम पे करेगा लेकिन कुछ का पेमेंट में डिले हो जाएगा। जब लेट पेमेंट हुआ तो उसके चार्जेस लगने लगे, सिबिल पे भी इम्पैक्ट आ सकता है। मेरी चादर है हर महीने बस एक ही पेमेंट टाइम पे देने की, तो 10 में से मैंने 9 में डिफॉल्ट कर दिया। अब एक एक करके डेट क्लियर करने में मुझे 10 से 12 महीने लगे डिपेंडिंग ऑन लेट पेमेंट और अदर सिचुएशंस, और मैं डेट लेकर उसमें फंस गया। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि BNPL कोई स्पेशल चीज नहीं है, लोन लेने का एक नया जरिया है। दूसरा जो कि और भी डेंजरस है, ये उन लोगों के लिए जो टाइम पे पेमेंट करते हैं। BNPL कंपनीज कहती है कि अगर आप बार बार पेमेंट टाइम पे दे रहे हो तो आपकी लिमिट बढ़ाते जाएंगे। मान लेते हैं स्टार्टिंग में मेरी 10,000 की लिमिट थी और मैंने 3 बार लगातार पेमेंट टाइम पे दे दिया, अब लिमिट 15,000 की हो गई। फिर मैंने 3 बार लगातार पेमेंट टाइम पे दे दिया, अब 20,000 की लिमिट हो गई। ऐसे लिमिट बढ़ते जाते हैं, लिमिट बढ़ते जाते हैं और हम फंसते जाते हैं। जब ज्यादा लिमिट आ गई तो लालच बढ़ गया। कंपनी तो चाहेगी कि हमारी लालच बढ़ते रहे और हम अपनी चादर से ज्यादा का खर्च कर दें, और जब हम जरूरत से ज्यादा का सामान परचेज करने लगते हैं तो हम पेमेंट देने में लेट होने लगते हैं। जब पेमेंट लेट से होगा तो कंपनीज तो चार्जेस लेंगी ही, लेकिन हम फंसते चले जाते हैं। तीसरा है लैक ऑफ रेगुलेशंस। जैसे कि चाइना है, वो अलग अलग देश को लोन देते रहता है। जब लोन चुका नहीं पाते तो उसके बदले कोई प्रॉपर्टी कब्जा कर लेते हैं। जब हम होम लोन लेते हैं और अगर हमने लोन को टाइम पे नहीं दिया तो बैंक घर को कब्जा कर लेगी। कार लोन नहीं दिया तो कार कब्जा कर लेगी। लेकिन BNPL का पेमेंट नहीं किया तो आपके जूते थोड़े ना ले जाएगी, ना आपके शैम्पू का बोतल। लेकिन उसको तो पेमेंट चाहिए ही, तो वो आपसे जिस भी तरीके हो सकते हैं पेमेंट निकालने के वो सारे यूज करेगी। आपका सिबिल स्कोर भी खराब हो सकता है जिससे कि फ्यूचर में लोन लेने में दिक्कत होगी। क्रेडिट कार्ड में एक स्टैंडर्ड बना हुआ है कि बैंक्स को फुल KYC करना है, आपकी डिटेल्स सिबिल से ली जाएगी और भी कई सारे पैरामीटर्स हैं जो कि कंपनीज देखती हैं। उसके बाद कंपनी डिसाइड करेगी कि आपको क्रेडिट कार्ड देना है या नहीं, उसकी लिमिट कितनी रहेगी। BNPL में ऐसा कोई प्रॉपर स्टैंडर्ड नहीं देखा गया है। कोई सिबिल स्कोर को देखती है तो कोई नहीं भी देखती है। कोई फुल KYC करवा रहे तो कोई नॉर्मल OTP बेस्ड पेमेंट भी कर रहे। अलग अलग कंपनी अपने रूल्स बनाती है कि कितने दिन तक पेमेंट इंटरेस्ट फ्री रहेगा।
और ऐसा नहीं कि वो रूल्स अपने टर्म्स एंड कंडीशंस में नहीं लिखेंगे, वो हर कुछ लीगल प्रूफ अपने पास रखेंगे, आपसे टर्म्स एंड कंडीशन पे साइन भी लेंगे, लेकिन आप प्रॉपरली टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं पढ़ते हैं, जिससे कारण आप फंस जाते हैं। जब आरबीआई रूल्स बनाती है तो हर कंपनी पे लागू होता है, लेकिन बीएनपीएल के केस में कंपनीज मोस्टली अपने रूल्स बना रही है। कुछ बीएनपीएल कंपनीज क्रेडिट ब्यूरो को रिपोर्ट भी नहीं करते कि किसी ने लोन लिया है। ऑल्दो कुछ रेगुलेशंस हैं, लेकिन मोस्टली एक स्टैंडर्ड रेगुलेशन पूरे मार्केट के लिए अभी नहीं है, फ्यूचर में जरूर। लोग कहते हैं क्रेडिट कार्ड मत लो, फंस जाओगे। अभी कुछ साल से चल रहा है बाय नाउ और पे लेटर, मत यूज करो, फंस जाओगे। आगे चलकर और भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आएंगे, उसमें भी लोग कहेंगे कि फंस जाओगे। लेकिन इन सभी इंस्ट्रूमेंट को यूज करने का तरीका है, आइए चादर से समझते हैं। अब सबसे जरूरी बात है चादर की। हमारी चादर कितनी लंबी हो जिससे कि हम किसी भी तरीके से ना फंसे। अगर कैलकुलेशन करें तो सर्टेनली दिखेगा कि लेट पेमेंट चार्जेस से बच जाएंगे, लेकिन फिर भी कभी ना कभी लेट पेमेंट होगा, क्योंकि हम इंसान हैं। जीरो लेट पेमेंट करना तो हर किसी के लिए संभव नहीं होगा, लेकिन मिनिमम लेट पेमेंट पॉसिबल है और वही ट्राई करेंगे। मान लेते हैं कि मेरी सैलरी 10,000 रुपए है और मुझे क्रेडिट लिमिट मिल गया 10,000 रुपए। मेरा खाना पीना रहना ट्रांसपोर्ट का खर्च मिलाकर 5,000 रुपए हो गए, मतलब कि कंपलसरी खर्च 5,000 रुपए है। 2,000 मुझे हर महीने सेव करना है, सेविंग्स 2,000 रुपए। अब बचे 3,000 रुपए। मैं जो भी खर्च बीएनपीएल के थ्रू करूंगा वो मुझे 30 दिन के अंदर देना है, नहीं तो लेट पेमेंट चार्जेस लग जाएंगे। इसलिए मुझे 3,000 से ज्यादा का खर्च बीएनपीएल के थ्रू नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा किया तो मेरे लिए लेट पेमेंट से बचना मुश्किल हो जाएगा, और अगर लेट से पेमेंट किया तो मेरी सेविंग्स कम हो जाएगी या फिर कंपलसरी खर्च करने में मुझे दिक्कत आ जाएगी। ये तो हो गया वन टाइम पेमेंट के लिए। अब मैंने कोई सामान ईएमआई पे लिया है तो भी मैक्सिमम 3,000 तक का ही ईएमआई लेना चाहिए, और इस 3,000 तक की ईएमआई में सारे लोन्स आ जाने चाहिए, ना कि बस बीएनपीएल का ही ईएमआई, और बाकी ईएमआई का सोचना ही नहीं है। अगर बाकी लोन्स को भूल जाएंगे तो उनके पैसे कैसे भरेंगे। मेरा सजेशन रहेगा 2,000 से 2,500 तक की ईएमआई लेनी चाहिए। 500 रुपए बफर के लिए रखना है। किसी कारण से हम ईएमआई नहीं दे पाए तो वो बफर काम आ जाएगा। अगर हम एक्सेल सीट और पेन एंड पेपर की कैलकुलेशन देखें तो बफर की जरूरत नहीं है, और अगर हम रोबोट होते तो बफर की जरूरत नहीं होती, लेकिन हम इंसान हैं तो सर्टेनली भटक सकते हैं, इसलिए बफर की जरूरत होती है। बेसिकली ये है कि कंपलसरी खर्च और सेविंग्स को ऐड कर लेना है और सैलरी से घटा देना है। जितने बचे उतनी बड़ी हमारी चादर है। और हाँ, ये चादर कांस्टेंट नहीं रहता, ये चादर बढ़ते जाएंगे जब हमारी सैलरी बढ़ेगी। अगर कोई कह रहा है कि बीएनपीएल स्कैम है तो ये गलत है। कोई भी क्रेडिट फैसिलिटी गलत नहीं है अगर आप सही से यूज करें। मान लेते हैं मैं दिन में 3 बार पिज्जा ही खा रहा और मैं मोटा हो गया, मैं बोलूंगा पिज्जा को बैन करो, इससे इंसान मोटे हो रहे हैं, तो ये गलत है। उसी तरह से 10 जगह से मैं लोन ले रहा हूँ और पैसे चुकाने की क्षमता बस एक की ही है, तो ये क्रेडिट फैसिलिटी की गलती नहीं है, हमारे पास फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी है, ये इसकी प्रॉब्लम है। और ये भी है कि हम इंसान हैं। कंपनीज हर तरीके की कोशिश करेगी, ह्यूमन साइकोलॉजी देखेगी, बिहेवियर इकोनॉमिक्स देखेगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें। कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तभी तो उनका बिजनेस चलेगा, तो ये फाइट हमेशा चलते रहेगा। कभी कंपनी स्मार्ट होगी तो कभी कस्टमर। जैसे जैसे कस्टमर स्मार्ट होते जाएंगे कंपनी और भी तरीके लगाएगी प्रॉफिट कमाने के लिए। फ्यूचर में भी बहुत सारी न्यू टाइप की क्रेडिट फैसिलिटी आएगी, और जब हम स्मार्ट होते जाएंगे तो उसको प्रॉपरली यूज कर पाएंगे। इसलिए कोई भी क्रेडिट फैसिलिटी, चाहे क्रेडिट कार्ड हो या लोन हो या फिर बीएनपीएल, वो क्रेडिट फैसिलिटी गलत नहीं है, हम उसको कैसे यूज कर रहे हैं वो मैटर करता है। इसलिए अपनी चादर का सही तरीके से इस्तेमाल जरूरी है।